गाइस वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक प्रकाश श्वसन। प्लांट फिजियो में आता है, पादप कार्यकी का छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आपका नीट का एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, या फिर आपके टीजीटी पीजीटी नवोदय कोई सा भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे प्लांट फिजियो टॉपिक आता है, वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने आप देखिए डायग्राम बनाया हुआ है। इसे बनाने में थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाती है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डायग्राम को बना दिया है। इसे मैं समझाऊंगा, इससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं यहाँ पे बताता चलूँगा। देखिए C3 प्लांट आपने सुने होंगे। C3 प्लांट जिसमें पहला जो स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का बनता है। C4 साइकिल या फिर C4 प्लांट जिनमें प्रथम जो स्थायी उत्पाद होता है वो कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का। उसी तरह से C2 प्लांट होते हैं या फिर C2 साइकिल होता है जिसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, अब हम बोल सकते हैं प्रकाश श्वसन क्या है, C2 साइकिल है, C2 चक्र है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए प्रकाश श्वसन कौन कौन से प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए ये आपको देखने को मिल सकता है बेसिक मोस्टली C3 प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। C2 प्लांट में तो आपके देखने को मिलेगा ही सही, जबकि C4 में प्रकाश श्वसन नहीं देखा जाता। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्रिया का विस्तृत अध्ययन किया, पहले साइंटिस्ट थे डेकर और टियो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्रिया का विस्तृत अध्ययन किया और इसके बारे में हमें अवगत कराया। इन्होंने बहुत सारी स्टडी की। तो यहाँ पे हमें एक नाम ध्यान रखना है, डेकर और टियो ने सबसे पहले हमें प्रकाश श्वसन के बारे में अवगत कराया था। हालांकि इससे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया था कि C3 प्लांट में दिन के समय बहुत ज़्यादा CO2 बनती है, उत्पन्न होती है। वो क्रॉटकॉम नाम के साइंटिस्ट थे, वो आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है डेकर और टियो नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने प्रकाश श्वसन से आपको अवगत कराया। अब यहाँ पे देखिए C3 साइकिल में जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो इस तरह से चलता है। देखिए मैं C2 साइकिल का बना रहा हूँ, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और यहाँ पे एक CO2 इनके साथ जुड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 कार्बन और प्लस 1 कार्बन। ठीक है, तो ये मिलके बना देते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 अणु। ठीक है, 6 कार्बन हो गए, क्योंकि एक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में कितना होता है, 3 कार्बन होते हैं। तो टोटल मिला के 6 कार्बन यहाँ पे बन जाते हैं। ये तो C3 साइकिल में चलता है जब आपके सामान्य चक्र चल रहा हो C3 साइकिल की तरह। लेकिन जब आपके यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए रूबिस्को एंजाइम काम करता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ज़्यादा ऑक्सीजन होती है तो ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। तो गाइज जब ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ये इसमें ऑक्सीजनेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा काम करेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे CO2 की ज़्यादा मात्रा है, इस वजह से ऑक्सीजन की कम मात्रा है। कौन से साइकिल में, C3 चक्र में जब मैं बात करूँगा तब यहाँ पे रूबिस्को कार्बोक्सिलेज जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा दिखाता है, तब उस कंडीशन में ये आपके उत्पाद बनता है। मान लीजिए जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तब क्या करेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन हो सकती है, RUBP यानी कि 5 कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें तो कार्बन है ही नहीं। तब ये क्या बनाएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बना सकता है आपके, एक तो बनाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। दूसरा बनाएगा एक 2 कार्बन का प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, 2 कार्बन का प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए इस चक्र को हम ग्लाइकोलेट पाथवे भी कह देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब रूबिस को किसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 की कम है। इस कंडीशन में रूबिस्को जो एंजाइम है आपका वो कौन सी ज़्यादा किसके साथ बंधुता दिखाएगा, ऑक्सीजन के साथ में बंधुता, तब इसकी ऑक्सीजनेज जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगी और अब ये बनाएगा 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट
अम्ल, साथ में ही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इस तरह से आपके 3 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, टोटल 5 कार्बन प्राप्त हो गए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखिए एक तो यहाँ पे आपके 1 कार्बन की क्षति हो जाती है, यानी कि 75% तो हम कैच कर लेते हैं, लेकिन 25% यानी कि एक CO2 के रूप में 1 कार्बन निकल जाती है। तो इसमें क्या है, आपकी एफिशिएंसी नहीं है, दक्षता नहीं है, खर्च आपकी एनर्जी हो रही है, लेकिन ATP आपको उतने मिल नहीं पाते हैं, इसलिए बेकार प्रोसीजर है। अब ये 3 आपके कोशिकांगों में होता है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये अंतः झिल्ली जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, इन तीनों में ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में RUBP है, ऑक्सीजन की, ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। सबसे पहले आपको मिलेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, इसीलिए इस पाथवे का नाम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे भी से कह देते हैं। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेस से जुड़ जाती है तब ये मुक्त हुई है। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट से जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मुक्त हो गई तब ये चेंज हो जाता है ग्लाइकोलेट में। किसमें, ग्लाइकोलेट में। अभी भी 2 कार्बन है, जब तक आपके अभिकारक से CO2 मुक्त नहीं होगी तब तक उसमें कार्बन उतनी ही बनी रहेंगी। ठीक है, अब ये किस में आ गया है, पेरोक्सिसोम में आ गया है, तो ग्लाइकोलेट यहाँ ट्रांसफर हो गया है। अब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोलेट ने क्या बना दिया है, ग्लाइऑक्सिलेट। क्या बना दिया है, ग्लाइऑक्सिलेट, और साथ में जल का अणु मुक्त हो गया है। ठीक है, फिर इसकी अभिक्रिया हुई है NH2 से, प्लस यहाँ पे साइन है, यानी कि यहाँ पे NH2 आया है, और ग्लाइऑक्सिलेट से इसने बना दिया है ग्लाइसिन। इसने क्या बना दिया है, ग्लाइसिन। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है, ग्लाइकोलेट हमें क्या कहाँ मिला है, क्लोरोप्लास्ट में। ग्लाइसिन कहाँ मिला है हमें, ग्लाइसिन हमें मिला है पेरोक्सिसोम में। ठीक है, ओके, ठीक है। और अब क्या हुआ, देखिए ग्लाइसिन आपको मिल गया है यहाँ पे। इसके बाद में ग्लाइसिन ट्रांसफर होके आ जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ग्लाइसिन में 2 कार्बन है, अब यहाँ ग्लाइसिन से NH3 मुक्त हो गया है और एक CO2 का अणु मुक्त हो गया है। इस टाइम पे यहाँ पे एनर्जी बनेगी। इस टाइम पे जब CO2 मुक्त हुआ है तब NAD+ से NADH2 का निर्माण होता है, जो ETS के द्वारा आपके 3 ATP का क्रिएशन कर देता है। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन थी, एक CO2 मुक्त हो गई, अब ये क्या बना देगा, सेरीन बना देगा 3 कार्बन का। 2 मोल है यहाँ पे। ठीक है, कितना है ये, 2 मोल चल रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या हुआ, ग्लाइसिन यहाँ पे आया, ग्लाइसिन ट्रांसफर होके किस में आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। और एक ग्लाइसिन कितना है, 2 मोल है, तो टोटल यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। ठीक है, प्रोडक्ट में 2 कार्बन है, टोटल 2 मोल है, इसलिए 4 कार्बन है यहाँ पे। और इसने एक CO2 मुक्त कर दी, एक NH3 मुक्त कर दी, और इस टाइम पे एनर्जी का निर्माण हुआ है, NAD+ से NADH2 का निर्माण हुआ है, और NADH2 क्या बना देगा, ETS की मदद से 3 ATP का निर्माण कर देता है। अब देखिए 4 कार्बन थे, एक CO2 बाहर निकल गई, तो बची कितने आपके पास में, 3 कार्बन। अब यहाँ पे सेरीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, सेरीन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सेरीन कहाँ बना है, आपके सेरीन का निर्माण कहाँ हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में कि ग्लाइसिन का निर्माण कहाँ हुआ है, नेट में भी पूछा जाता है पेरोक्सिसोम में, जबकि सेरीन का निर्माण कहाँ हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए सेरीन है जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट, वो ट्रांसफर होकर किस में पहुंच जाएगा, पेरोक्सिसोम में, और यहाँ पे इससे NH2 मुक्त होकर क्या बना देगा, ये हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। क्या बना देगा, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर एनर्जी खर्च की जाएगी। NADH2 ने क्या बना दिया, NAD+ बना दिया, और अब ये क्या किस में चेंज हो गया है, ग्लिसरेट में चेंज हो गया है। अब ग्लिसरेट ट्रांसफर होके क्लोरोप्लास्ट में पहुंच गया है, और यहाँ पे वापस से एक ATP मुक्त हुई है, यानी कि हमें ऊर्जा देनी पड़ी है। और यहाँ पे ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि ग्लिसरेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है, तब ये बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना देगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और जो PCR साइकिल के द्वारा क्या बना देता है, RUBP बना देता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताने की ट्राई की है। और RUBP वापस से ऑक्सीजन के साइकिल के साथ में चक्र
शुरू कर देता है। ठीक है, तो पीसीआर क्या है यहाँ पे, C3 साइकिल है। आपको ध्यान रखना है पीसीआर क्या है, C3 साइकिल है। केल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं इसे, या फिर C3 साइकिल भी कह सकते हैं। तो ग्लिसरेट ने पीजीए बनाया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये पीसीआर साइकिल में प्रवेश करके, केल्विन साइकिल में प्रवेश करके क्या बना देता है, राइबोलेज बिसफॉस्फेट बना देता है, जो 5 कार्बन का होता है। और जब ये ऑक्सीजन की ज़्यादा उपलब्धता होती हुए अब ये क्या कर देता है, C2 साइकिल में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम प्रकाश श्वसन भी कहते हैं। अब देखिए, अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे शुरुआत में 2 मोल से क्रिएशन होना शुरू हुआ है। इसके 2 मोल हैं, और फॉस्फोग्लिसराइड इसके भी 2 मोल हैं, ग्लाइकोलेट इसके भी 2 मोल हैं। तो इस तरह से यहाँ तक टोटल 4 कार्बन थे। अब एक CO2 मुक्त हो गया। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि 75% कार्बन की पूर्ति तो हम कर लेते हैं, हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन एक जो 25% है, ठीक है, 4 में से 3 तो हमने प्राप्त कर लिए, किस रूप में, ग्लाइसिन बन गया, सेरीन बन गया है 3 कार्बन का, लेकिन 4 में से 1 कार्बन मुक्त हो गया, तो कितना परसेंट हो गया, 25% यहाँ पे कार्बन का क्या हो जाता है, हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि NH3 और ग्लाइसिन कहाँ बनते हैं, NH3 और सेरीन कहाँ पे बनते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। और आपके ग्लाइसिन कहाँ बनता है, ग्लाइसिन आपके पेरोक्सिसोम में बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये H2O2 है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए ग्लाइसिन और H2O2 कहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं, पेरोक्सिसोम में। तो ये एक चीज़ यहाँ पे सही कर लेना, जब ग्लाइकोलेट ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तब ये H2O की बजाय H2O2 मुक्त करता है, तो बनता है ग्लाइऑक्सिलेट प्लस H2O2। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि यहाँ पे जब राइबोलेज बिसफॉस्फेट रूबिस्को की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, CO2 की मात्रा कम हो, उस कंडीशन में क्या बना देता है, 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, जबकि 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। इसीलिए पहला स्थायी उत्पाद यहाँ पे 2 कार्बन का बन रहा है, इसलिए इसे हम C2 साइकिल भी कह रहे हैं, और ये प्रकाश श्वसन भी इसे आप कह सकते हैं। अब मैंने बताया कि पूरे चक्र कहाँ पे चलेगा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको ध्यान रखना है NH3 और सेरीन का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मेन इंपॉर्टेंट है, आपके नेट तक के क्वेश्चन होते हैं, जो पार्ट बी होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पे पूछा जाता है कि H2O2 और ग्लाइसिन का निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो वो पेरोक्सिसोम में हुआ है। NH3 और सेरीन का निर्माण कहाँ पे हुआ है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है, ठीक है। और 75% कार्बन की पूर्ति हम कर लेते हैं, चक्र चलता है हमारा, लास्ट में हमें मिल जाती है, लेकिन एक कार्बन CO2 के रूप में मुक्त हो जाता है, इसलिए 25% यहाँ पे कार्बन मुक्त क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, उत्पादन उतना मिल नहीं पाता है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये खर्च किए और उसमें से 75 रुपये आपके पास वापस आ गए, लेकिन 25 रुपये आपके क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, खत्म हो गए। तो आपने क्या होगा, ना तो फायदा हुआ है, आपको ऑलरेडी नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये C2 साइकिल है जिसे हम प्रकाश श्वसन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। अगले और इसी तरह से अगली वीडियो में और भी कोई नए टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।